मुंबई हमले के दौरान 60 घंटे तक जान की बाजी लगाकर मौत का सामना करने वाले जवान आज गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं। इन जवानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस देश के लिए वो अपनी जान पर खेलते हैं, उस देशभक्ति की ऐसी सजा मिलेगी। ये वही देश है जहां कभी जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता था और आज इसी देश में कुछ ऐसे भी जवान हैं जो अपनी बेबसी पर सिसक रहे हैं। उन्हें ना तो मुंह खोलकर अपना दर्द बयां करने की इजाजत है और ना वो अपने साथ हुए सरकारी धोखे पर खुलकर रो सकते हैं। ये वो जवान हैं जिन्होंने मुंबई हमलों के वक्त देश के दुश्मनों को कुचल दिया। ये वही जवान हैं जिन्होंने देश की इज्जत बचाई और अपना लहू बहाकर देश का परचम लहराया। लेकिन देश की इज्जत बचाने वाले वो सिपाही खुद को सरकारी धोखे से नहीं बचा सके। पूरे मुल्क के सामने वो सरकारी धोखे का शिकार हो गए और उनकी तरफ से आवाज उठाने वाला आज कोई भी नहीं। ये दास्तान उन जाबाज जवानों की है जो दुश्मन की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए थे। उनके सीने तो जख्मी हुए, लेकिन देश के सम्मान पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। मगर बदले में उन्हें क्या मिला, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे उन्हें मिलने वाले इनाम उन तक नहीं पहुंच सके, कैसे वो जवान हासिल होने वाले तमगों से दूर कर दिए गए। जो उनका था उन्हें नहीं दिया गया, वो जिसके हकदार थे वो उनसे दूर कर दिया गया। समय देगा आपको सबूत कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। उन कमांडो की देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया है। इस समय दिल्ली से महेंद्र नाथ मिश्र। जी हां, मुंबई हमले के वक्त सीना तानकर दुश्मन का मुकाबला करने वाले खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये वो कमांडो हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुंबई का साथ दिया था, देश के गौरव की रक्षा की थी। अपना फर्ज निभाने पर उन कमांडो को आज भी फख्र है, लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि उनकी दिलेरी को दाद नहीं मिली। दुबला पतला शरीर, 6 फुटा कद, तीखी नजर और चीते सी फुर्ती। दिनेश साहू मानो कमांडो ही बनने के लिए पैदा हुआ था। पिता पुलिस में थे तो देशभक्ति का पाठ घर में ही पढ़ लिया, लेकिन जहन में पिता से ज्यादा करने की तमन्ना थी। साहू ने सरहद का रास्ता चुना। किसी भी सैनिक की ख्वाहिश होती है कि वो मुल्क की रक्षा करते जिंदगी कुर्बान कर दे। फौजी जीवन के बेहद कम समय में दिनेश को यह सौभाग्य उस वक्त हासिल हुआ जब उसे एनएसजी के कमांडो के तौर पर मुंबई के हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में शामिल होने का मौका मिला। एनएसजी के मानेसर हेडक्वार्टर से भेजी गई 300 कमांडो की टीम में साहू 29 लड़ाकों में थे, जिन्हें होटल ताज, होटल ओबेरॉय और नरीमन हाउस से आतंकवादियों की सफाई के लिए चुना गया। ये साहू की चुस्ती फुर्ती और काबिलियत से बढ़कर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के उनके जज्बे का ही नतीजा था। दिल में ये लगा कि हम बिल्कुल मौत के घर में आ गए हैं। मतलब एक बार तो मन में जरूर ये हुई कि नहीं हम कहाँ फंस गए, लेकिन जब उनकी तरफ देखे कि नहीं इतने हमारे अतिथि लोग हमारे देश के नागरिक को मार दी इन्होंने आके, तो एक बिल्कुल जोश हो गया कि हम या तो मरेंगे या फिर मार के वापस आएंगे उनको। 27 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचने पर नरीमन पॉइंट और ओबेरॉय होटल में आतंकवादियों के खात्मे के बाद बारी ताज होटल की थी। ये बेहद कठिन और चुनौती भरा काम था। ये किसी भी सरहद पर लड़ी जाने वाली लड़ाई से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सीमा पर दुश्मन सामने होता है और उसके खिलाफ तोप, बंदूक या फिर मिसाइल, हर मनचाहे हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल जुदा थे। ये सरहद नहीं शहर था और लड़ाई घर के आंगन में थी। इसमें दुश्मन को मारने से ज्यादा अपनों को बचाने की जिम्मेदारी थी। मुश्किल तब और बढ़ गई जब आतंकवादियों ने होटल में ठहरे यात्रियों को ह्यूमन शील्ड बनाना शुरू कर दिया। यहाँ एक साथ कई काम थे। खुद को सुरक्षित करते हुए नागरिकों को बचाने के साथ साथ दुश्मन का खात्मा भी करना था। ऐसे में राइफल का ट्रिगर खींचने से ज्यादा यहाँ दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत थी।
मोर्चा इसलिए भी कठिन था क्योंकि निर्देश देने वाला कोई नहीं था। जब हम शुरू में गए तो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, न तो हमको उस बिल्डिंग की बनावट के बारे में जानकारी था, न तो आतंकवादी कितने हैं ये भी जानकारी था, और उस बिल्डिंग के अंदर कितने गेस्ट रुके हैं ये भी पता नहीं था, और उस रूम की बनावट कैसा है, रूम में क्या क्या लेआउट है ये भी पता नहीं था। ये काम तो बिल्कुल टफ था। बहरहाल सेना के 17 गार्ड्स के इस जाबाज ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मौत की गुफा में लगातार 3 दिनों तक लड़ने के बाद अचानक एक आतंकी की गोली साहू के सीने पर लगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट ने थोड़ा बचाव जरूर किया, लेकिन गोली का झटका इतना तगड़ा था कि दिनेश गिर पड़े और उनके मुंह से खून निकल आया। फिर उन्हें अस्पताल में ही होश आया। बाद में उनका दिल्ली के बेस अस्पताल में इलाज किया गया। बावजूद इसके महीनों उनके मुंह से खून आता रहा और सीने का दर्द उन्हें आज भी सालता है। तकरीबन 11:30 बजे करीब जैसे मैं रूम के अंदर एंट्री करा था, हम लोग 5 का हिट होता है। जैसे मैं फर्स्ट में था, जैसे फर्स्ट पैर आगे रूम के अंदर लिया और अंदर से बिल्कुल ब्रूस्ट फायर आया AK-47 से, उसी से मेरे बीपी में चोट लगा और बीपी में गोली लगते ही मैं वहाँ मुंह से ब्लडिंग हो गया और नीचे गिर गया था। लेकिन जिस्मानी दर्द से ज्यादा तकलीफ साहू को उस दिमागी दर्द ने दी जो पिछले 2 साल से उन्हें उलझन में डाले हुए है। इसके चलते दिनेश न तो रात को सो पाते हैं और न ही उन्हें दिन में चैन रहता है। इतने बड़े हमले को नाकाम करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले दिनेश को राष्ट्रपति पदक से नवाजने की बात तो दूर, रक्षा मंत्रालय ने उन्हें सेना के मेडल के लायक भी नहीं समझा और महज सांत्वना पत्र देकर उन्हें निपटा दिया। हालांकि 2 सालों में उन्होंने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से लेकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तक से मिलकर गुहार लगाई, लेकिन हमेशा कुछ कर गुजरने की नसीहत देने वाले ये नेता भी दिनेश के लिए कुछ न कर सके। सम्मानित होना था और सम्मान मिलना था, ऐसा कुछ नहीं किया। न तो हमारे इसमें डिफेंस मंत्री को इससे ध्यान दिए, न तो हमारे राजनेता ध्यान दिए। हालांकि दिनेश साहू को लोगों का पूरा सम्मान और प्यार मिला। जंग से पहली बार लौटने पर घर के रास्ते में उनका जगह जगह स्टेशन पर लोगों ने फूल और मालाओं से स्वागत किया। शहडोल से सिलसिला जो शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ अपने घर पहुंचने तक जारी रहा, लेकिन देश की ओर से सम्मान न मिलने की कसक आज भी उनके सीने में लगी गोली की तरह चुभती है। कमांडो दिनेश साहू ने देश के माथे का चंदन बनने का काम किया, लेकिन सरकार उन्हें पैरों का धूल भी नहीं समझी। प्रतिष्ठा और सम्मान देने की बात तो दूर, आवाज उठाई तो बदले में वनवास दे दिया। इस समय पोखरण से कैमरामैन RK के साथ महेंद्र नाथ मिश्र।